नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के थाना कंधरापुर क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी समाजवादी पार्टी के नेता, जिला पंचायत सदस्य और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पप्पू यादव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का गंभीर आरोप लगा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नमस्कार, मैं पप्पू कुमार, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ सिविल नेशनल कॉलेज आजमगढ़। साथियों, शादियों में एक मंत्र पढ़ा जाता है ब्राह्मणों द्वारा, वो मंत्र मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। ओम श्री गणधिपत गणपति गुंगवामहे पणतुआ गुंगवामहे वर कन्यायाम गुंगवामहे गणतुआ वसहु मम जान गर्भ धम्रातु इदम कन्यादेव अर्पण सक्षमेव गर्भाधिम इति वर समर्पयामि। इस मंत्र का उच्चारण आप स्वयं ढूंढिए। यह मंत्र नहीं है, यह हमारे समाज को दी जाने वाली गाली है। वहीं बैठाकर, उसी शादी के मंडप में बैठाकर हमें बेइज्जत किया जाता है और हम आराम से कहते हैं स्वाहा। तो जिस दिन आप इस मंत्र का उच्चारण जान जाएंगे, उस दिन इनकी बनाई हुई व्यवस्था को कहेंगे स्वाहा। धन्यवाद। हरिवंश मिश्रा ने थानाध्यक्ष कंधरापुर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि पप्पू यादव ने भगवान गणेश जी के आह्वान मंत्र को गलत ढंग से बोलते हुए गाली गलौज का प्रयोग किया, जिससे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने यह अमर्यादित कृत्य सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। भाजपा नेता के अनुसार यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पप्पू यादव धार्मिक रीति रिवाजों और पूजा पद्धतियों पर अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। हरिवंश मिश्रा ने अपने पत्र में मांग की है कि ऐसी आपत्तिजनक हरकत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि हिंदू धर्म, संस्कृति और पूजा पद्धति की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों पर लगाम लगाई जा सके। इस शिकायत पर कंधरापुर पुलिस ने पप्पू यादव पर मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, कोरोना काल से मैं देख रहा हूँ कि लगातार हिंदू देवी देवताओं पर इस तरीके से, ये ओछी मानसिकता से ग्रसित होकर के ये लोग कार्य कर रहे हैं। अब भगवान गणेश का आह्वान का मंत्र किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इसमें करोड़ों हिंदुओं को जो आस्था मानते हैं उनके ठेस पहुंची है। और मैं आपको बता दूं कि अपने को ये लोग यदुवंशी मानते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण की वंशज हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण ने ये पाठ नहीं पढ़ाया जो ये लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इनके मुखिया लगातार ब्राह्मण यादव को भिड़ाने का काम कर रहे हैं, और ये उनके मुखिया कह चुके हैं कि पूजा पाठ करना है तो मोबाइल देख करके कर लो। अपने तो पंडितों को बुला के करवाएंगे और संदेश देंगे कि मोबाइल से कर लो। तो कहीं ना कहीं संदेश वो जो दे रहे हैं, तो इनके लोग छोटभैया नेता लोग आखिर क्या करेंगे? एक आगे एक हाथ तो बढ़ के ही करेंगे, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक मुझे है कि हिंदुओं के ऊपर जो षड्यंत्र चढ़ा जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सपा पीछे से खड़ी होकर के उस पर सपोर्ट कर रही है कि हिंदू टूटेंगे और जातियों में बटेंगे तभी हम खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पूज्य महाराज जी बार बार कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटो मत और एक रहोगे सेफ रहोगे। और उसी पे कार्य हो रहा है। आप देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भेदभाव नहीं, सब बढ़िया से चल रहा था, लेकिन ये लोग कोई मुद्दा नहीं मिला। तो ये लोगों को एक मुद्दा मिला कि यादव ब्राह्मणों को लड़ाओ
और उसमें सामने ला दिए हमारे देवी देवताओं को, तो देवी देवताओं का अपमान हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस तरीके से आप लोग इसमें कार्रवाई करवाए हैं, क्या है? देखिए, हम लोगों ने जब ये देखा तो मैं उसको ट्विटर के माध्यम से पहले ट्वीट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज भी देखे कि कितनी गंदी मानसिकता इस सपा वालों की है कि इस तरीके से ये लोग अब देवी देवताओं पे उतर गए। अगर इनको थोड़ा भी है तो किसी और धर्म पे बोल के देखे, नहीं बोलेंगे। केवल हिंदुओं पे कितना हिंदू सहेगा भाई, केवल हिंदुओं के देवी देवताओं पे आप बोलेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जहाँ तक मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये इन लोगों की गंदी सोच है कि हम लोग इस तरीके से करके अपना वोट बैंक की राजनीति करेंगे, वोट हमको मिलेगा, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ब्राह्मण हमको वोट देता नहीं है। तो यादव जो इधर उधर हैं उनको इकट्ठा कर लें, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो यादव है, जो अपने को यजुवंशी मानता है, जो भगवान कृष्ण का वंशज मानता है, आज उनसे भी ये समाज दूर होता चला गया। क्या कार्रवाई की गई इस पूरे मामले में? कार्रवाई इसमें मैंने कंदरापुर थाने में एप्लीकेशन दिया था कि भाई ये तरीके से भगवान गणेश जी जो प्रथम पूज्य माने जाते हैं, इनके ऊपर और इनके आवाहन के मंत्र के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई करना, मैंने इस तरीके से उच्चारण करना ये ठीक नहीं है। तो वहाँ के पुलिस ने और यहाँ के अपने जिले की पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया, संज्ञान लेकर के उस पर FIR दर्ज करने का काम किया। इस संबंध में SP सिटी मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला कंधरापुर थाना का है। पप्पू यादव पुत्र गजेंद्र यादव निवासी हरिहरपुर के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भगवान गणेश के आह्वान मंत्र को गलत तरीके से बोलकर अपमान करने तथा हिंदू भावनाओं को आहत करने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 222/2025 धारा 299 BNS पंजीकृत किया गया है, जिसमें थाना स्थानीय द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना कंधरापुर का है। पप्पू यादव पुत्र गजेंद्र यादव निवासी हरिहरपुर के द्वारा सोशल मीडिया के X प्लेटफॉर्म पर भगवान गणेश जी के आह्वान मंत्र को गलत तरीके से बोलकर अपमान करने तथा हिंदू भावनाओं को आहत करने के संबंध में प्रस्तुत तारीख के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 222/2025 धारा 299 BNS पंजीकृत किया गया है, जिसमें थाना स्थानीय द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासी अहरौला कंपोजिट स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर तैनात अशोक यादव को अंबेडकर नगर पुलिस व SOG टीम ने गांजा तस्करी में बीते शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। बीते शुक्रवार को अंबेडकर नगर की SOG टीम एक स्विफ्ट कार गांजा तस्करी के शक में पकड़ लिया। जांच में पुलिस टीम को 80 किलो गांजा बरामद हुआ। मौके पर पकड़े गए अहरौला थाना क्षेत्र के अरहरिया गांव के राम प्रवेश गौरी गांव निवासी रणविजय राजभर से कड़ाई से पूछताछ की तो उक्त लोगों ने बताया कि यह माल गौरी गांव निवासी शिक्षक अशोक यादव के यहां पहुंचाने जा रहे हैं। सावन में गांजा को शिव भक्तों में खपाना था। पुलिस ने अशोक यादव को भी अंबेडकर नगर के सिकंदरपुर से गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। जैसे ही खबर अहरौला में पहुंची तो शिक्षकों में हड़कंप मच गया। पति पत्नी दोनों सरकारी शिक्षक के रूप में तैनात हैं। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अशोक यादव अहरौला कंपोजिट स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक है। अंबेडकर नगर में हुई FIR की प्रति प्राप्त हुई है। शिक्षक के खिलाफ आख्या BSA को भेजी गई है। शिक्षक पर कार्रवाई होगी। SOG टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा एक गुटवर्क किया गया है। इनके संयुक्त प्रयास के माध्यम से आज जो है 80 किलो अवैध गांजा 33 बंडल जो है पकड़ा गया है। इसमें मुखबिर के द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना दी गई थी कि 2 व्यक्ति जो हैं स्विफ्ट डिजायर कार में इस तरह के मादक पदार्थों को जो है बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें तीनों टीमों के द्वारा जो है संयुक्त रूप से घेराबंदी की गई थी। इसमें 2 व्यक्ति जो है अपने कार के जो पीछे की डिग्गी होती है उसको मॉडिफाई इन्होंने कर रखा था। उसमें ये जो है 80 किलो अवैध गांजा जो है ये अशोक यादव नाम के एक व्यक्ति को बेचने के फिराक में थे।
इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों का नाम है रणविजय राजभर, राम प्रवेश राजभर, और जिसको ये बेचने के लिए जा रहे थे उसका नाम है अशोक राजभर। ये तीनों जो हैं वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है और इनका जो पूरा नेटवर्क है, ये जो बेसिक पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि उड़ीसा से इनके द्वारा ये जो पूरा मादक पदार्थ है ये मंगवाया गया था। इसमें जो पूरी चेन है उसके लिए टीम को निर्देशित किया गया है कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस है उस पर भी पूरी टीम अभी काम करेगी और बाकी अन्य सदस्य इस पूरे गैंग के यदि कोई और निकल के आते हैं तो उनके विरुद्ध भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इस दिन युवाओं को लगातार बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल के साथ सशक्त बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। 2025 की थीम एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रभुत्व वाले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत जैसे देशों में जहां 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम है, युवा आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए प्रेरक शक्ति हैं, जिसे देखते हुए इस बार का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण रहा। प्रदेश स्तर पर आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 2 दिवसीय कौशल मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद योगी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशिक्षित युवा आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है और भाजपा की सरकारें उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में भी हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में विश्व युवा कौशल दिवस पर कौशल प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यूथ आइकॉन अवार्ड, बेस्ट प्रशिक्षण प्रदाताओं का सम्मान, जनपद के प्रतिष्ठित उद्यमियों का सम्मान एवं रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन रामपाल सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रामपाल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ परीक्षित खटाना की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा जनपद के बेस्ट सैलरी पर कार्य कर रहे चयनित अभ्यर्थियों को यूथ आइकॉन अवार्ड एवं बेस्ट प्रशिक्षण प्रदाताओं का सम्मान, प्रशस्ति पत्र एवं अवार्ड देकर किया गया। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2025 को आयोजित रोजगार मेले में चयनित बेस्ट सैलरी वाले 11 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री रामपाल सिंह जी का अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। इधर देख ले सर, पकड़ के इधर देखिएगा, इधर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निर्जला इन्होंने भी राइट्स ऑफ कंप्यूटर श्री मार्कंडे गुप्ता जी शिव एस इंडस्ट्रीज से इसके बाद पूजा यादव, प्रिया, अंशिका राज, प्रधानाचार्य जिला समन्वयक राजकीय आईटीआई नागेंद्र सिंह के निर्देशन में विश्व युवा कौशल दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यदेशक रविंद्र नाथ यादव, कार्यक्रम संचालक अवधेश कुमार, MIS प्रबंधक शिवम सिंह, एकता,
पंकज श्रीवास्तव तथा ITI एवं कौशल विकास मिशन के समस्त कर्मचारियों ने अपना योगदान दिया। विश्व युवा कौशल दिवस का यहाँ पे आयोजन किया गया जनपद में, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था, सभी जनपदों में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। हमने आजमगढ़ जनपद में भी इसको ऑर्गेनाइज किया है। जो हमारे युवा बच्चे बच्चियाँ जिनको सेवा योजित किया गया है उनको भी यहाँ पे आज सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ट्रेनिंग पार्टनर्स को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो युवा है, स्पेशली अंडर 20 और जो अपने मिड 20s में जो हमारे युवा है, उन सबको इंस्पायर करके उन सब लोगों को जो सही समय पे सही तरीके की जो ट्रेनिंग होती है, जिसकी आज की मार्केट में, आज के बाज़ार में जिसकी रिक्वायरमेंट है, उनको वो सब ट्रेनिंग प्रदान की जाए, उनमें अवेयरनेस हो, जागरूकता बढ़े, इसलिए इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे बच्चियाँ आई, कुछ से हमने जब इंटरेक्शन भी किया तो उससे आपको समझ में आता है कि किस प्रकार के चेंजेस जो यंग भारत में आज हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। तो मैंने भी अपने संबोधन में ये बात की, प्रिंसिपल साहब से भी जब हमारी जो अनौपचारिक चर्चा हुई तो इस विषय में बातें हुई कि हमें किस प्रकार लोगों को कॉन्फिडेंट बनाना है, उनको स्किल्ड बनाना है, इसी विषय पर आज चर्चा हुई। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आजमगढ़ जनपद के जितने भी युवा हैं, सब लोग मार्केट के हिसाब से, चाहे जिस भी फील्ड में हो, चाहे उनको चाहे IT की कोई फील्ड हो, चाहे आप लोगों की तरह जर्नलिज्म का कोई फील्ड हो, या अधिकारी किसी को बनने की कोई इच्छा हो, जिस भी फील्ड में कोई काम करना चाहते हैं, सब उस फील्ड के जो महान हस्तियां हैं उनसे इंस्पायर होंगे। और ये सब मौके इन्हीं सब चीज़ों के लिए होते हैं ताकि वैचारिक आदान प्रदान हम सबका हो सके। आज वही सब यहाँ पे किया। दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम हो रहा है, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम था। प्रथम दिन 14 तारीख को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर की बहुत सारी प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा रोजगार मेले में प्रतिभाग कर जनपद आजमगढ़ के ITI और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन DDGKY से प्रशिक्षित बच्चों को सेलेक्ट करके अच्छे प्रतिष्ठानों में सेवा किए जाने का अवसर प्रदान किया है। उसी कड़ी में आज जनपद स्तरीय पूरे प्रदेश भर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम जो आजमगढ़ में आयोजित किया गया है, वो लखनऊ में भी आयोजित हुआ है। और इसमें आज जनपद में सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों, कितनी कंपनियां हैं, कितने बच्चे प्रतिभाग किया? 11 बच्चे जो अच्छी हाई सैलरीड वाले थे उनको सम्मानित किया गया, और जो प्रशिक्षण प्राप्त थे उनको कितनी कंपनियां सम्मान। आजमगढ़ जनपद की सीमा पर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को लेकर लोगों के सहयोग से पुलिस कई कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत बॉर्डर इलाके में पुलिस पिकेट खोले जा रहे हैं। सीमा के नजदीक की पुलिस चौकियों का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा SO और CO कार्यालय को भी रेनोवेट कराया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा थाना फूलपुर अंतर्गत पुलिस बूथ खानजहापुर, थाना प्रभारी जन सुनवाई कक्ष व क्षेत्राधिकारी कार्यालय, थाना फूलपुर के प्रशासनिक भवनों, अंबारी चौकी के जीर्णोद्धार किए गए भवनों का उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर के मुख्य गेट का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी जन सुनवाई कक्ष का उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा जीर्णोद्धार किए गए थाना फूलपुर के प्रशासनिक भवनों, क्षेत्राधिकारी कार्यालय के भवनों व चौकी अंबारी के भवनों कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा SP द्वारा आजमगढ़ जौनपुर बॉर्डर पर अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत निर्मित नए पुलिस बूथ खानजहापुर का भी उद्घाटन किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी की गई व उनकी समस्याओं को भी सुनते हुए संबंधित को समस्या निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के चौकीदारों के साथ गोष्ठी कर उनकी समस्या को सुना गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी फूलपुर किरणपाल सिंह व थाने के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद की सीमा पर पुलिस व्यवस्था में सुधार से कानून व्यवस्था में और सुधार आएगा। पुलिसकर्मी चुस्त दुरुस्त होकर अच्छे माहौल में काम करेंगे, अपराधियों पर लगाम लगाएंगे। देखिए, थाना फूलपुर पे मेरे द्वारा और SP RA साहब और CO फूलपुर के द्वारा
थाना प्रभारी के द्वारा यहाँ पे एक तो खंजापुर में एक जो पुलिस पिकेट है वो बनाया गया है, वहाँ बूथ बनाया गया है, क्योंकि वो हमारा जो यहाँ से जौनपुर जो जनपद है उसका एक तरीके से बॉर्डर पॉइंट है, और वहाँ से फिर 2 रोड चढ़ते हैं, तो वहाँ कई बार होता है कि चेकिंग लगानी होती है, और या फिर वहाँ इस तरह की जो पूर्व में आपराधिक घटनाएं भी वहाँ पे होती रही है। तो एक वहाँ पे जन सहयोग से एक बूथ बनाया गया है जिस पे कि 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटी रहेगी, रात में भी दिन में भी, और सीसीटीवी वहाँ पे लगाया जाएगा। उसी तरीके से उसी रोड पे एक अंबारी चौकी है जो कि पूर्व में बनी हुई थी, लेकिन उसका भी जीर्णोद्धार करवाया गया। वहाँ पे बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री बनवाई गई है। इसके अलावा जो ऑफिस और बैरक है उसका जीर्णोद्धार कराया गया है। और यहाँ पे थाने पे थाना प्रभारी के द्वारा जो थानाध्यक्ष का जो ऑफिस होता है जो कि जन सुनवाई के काम आता है, उसको यहाँ पे बनाया गया जन सहयोग के माध्यम से, और बहुत ही खूबसूरत इसको बनाया गया है। इसके अलावा बाकी जो पुराना जो हमारा थाना था उसकी जो प्रशासनिक भवन है उसका भी जीर्णोद्धार कराया गया है, और वहाँ पे टाइलिंग का कार्य कराया गया है, और जो ऑफिस है वहाँ पे जो वॉल पैनलिंग है उनका काम कराया गया है। और यहीं बगल में ही तहसील में क्षेत्राधिकारी जो फूलपुर हैं उनका भी ऑफिस है, तो उसमें भी यहाँ पे आज वहाँ का जो उनका ऑफिस और उनके जो कार्यालय है उसका जीर्णोद्धार के जो कार्य हैं उनका यहाँ पे हम सब लोगों के द्वारा आज उसका उद्घाटन किया गया है। और बहुत ही अच्छे सब तरीके से यहाँ पे जो काम है वो जन सहयोग से, और जो पुलिस का जो बजट है उसके माध्यम से यहाँ पे कार्य किया गया है, और सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया गया। और इससे ये भी एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो पुलिस और जो आम जन है उसका आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है। और यही वजह है कि ये बॉर्डर का थाना है, लेकिन जो अपराध की जो घटना है उसमें काफ़ी यहाँ पे कमी आई है। तो पूर्व में इस तरह की जो घटनाएं होती रहती थी, और आपसी सहयोग के माध्यम से ना ही कोई जो बड़े कोई विवाद हैं वो भी नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा एक संदेश है, और आगे भी इस तरह का जो तालमेल है वो बना रहना चाहिए। और पुलिस और जो पब्लिक के बीच में जो दूरी है वो बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। जब भी कोई पुलिस की ज़रूरत होती है तो तत्काल जो पब्लिक के लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे उनको एक अच्छा व्यवहार मिले, उसी के लिए सारी चीज़ें कराई गई है, और इसका एक बहुत अच्छा संदेश भी गया है। जनता से वार्ता किया गया है, क्या किसी भी प्रकार की कोई शिकायत या? देखिए सभी से यहाँ पे जितने भी जो लोग थे जो कि जागरूक लोग हैं, और जो थाने से जो लगातार जो थाने के सहयोग में रहते हैं, उन सब लोगों से वार्ता की गई और उनसे पूछा भी गया। तो कोई विशेष उनके द्वारा वार्ता नहीं की गई, कोई बातें नहीं बताई गई। और वर्तमान में जो क्राइम हो रहे हैं उनके बारे में उनको बताया गया कि किस तरीके से जो क्राइम हो रहा है उससे बचा जाए, और कैसे अपने आप को आपराधिक घटनाओं में मतलब जाने अनजाने जो लोग शामिल हो जाते हैं तो उनको भी बताया गया है कि किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखें, और अनावश्यक रूप से इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे कि आप कानूनी उसमें पड़े हैं। कोई भी चीज़ होती है तो पुलिस की मदद लें। आज की डेट में टेक्नोलॉजी है आपके पास में, तमाम माध्यम है जिससे कि आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीफोनिकली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम जो एक्स है उस पर आप लोग जाके ट्वीट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारी जो UP 112 है उस पर आप कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, वो आपके लिए तत्काल आपकी सेवा में हाजिर है। और 1090 की जो सुविधाएं हैं वो भी महिलाओं के लिए है। तो इस तरीके से सबको जागरूक किया गया जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो नई जो कानून है उनके बाद में जो सुविधाएं मिली, जो उसमें प्रावधान है उसके बारे में सब लोग उनकी जानकारी ले सकें। सर, जिन लोगों ने इस काम में सहयोग किया है तो क्या आप संदेश दें? मेरा उनसे सबसे कहना है कि आप इस तरह से लगातार ये बहुत ही एक अच्छा वो है, क्योंकि पुलिस और जो समाज है वो एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों का ही आपसी तालमेल बना रहना चाहिए। और आपका जो सहयोग है वो दो तरफा होना चाहिए, कि ना केवल ये बल्कि अपराध नियंत्रण में भी आपके द्वारा तमाम मतलब जो इस तरह की चीज़ें होती है जो समय पूर्व बताई जा सकती है, तो उसमें मेरा उनसे कहना है कि उनको जरूर बताएं। मंगलवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले लामबंद हुए पूर्व कर्मचारियों ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क में धरना दिया। धरने के उपरांत उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को नामित अपना ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर विचार कर रही है। वेतन आयोग की तैयारी में 2 वर्ष का समय लगता है। अब मात्र 5 महीने का समय बचा है और सरकार पेंशन के मुद्दे को छोड़ना चाहती है। उन्होंने बताया कि सरकार को पेंशनर्स और कार्यरत कर्मचारियों को एक साथ आयोग में शामिल करना था। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के महंगाई भत्ते को अलग कर दिया गया है। इससे आशंका है कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में पेंशनरों का महंगाई भत्ता हटा दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि पूरे देश में धरना कार्यक्रम चल रहा है।
राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर आगे की रणनीति तय होगी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पेंशन को प्रभावित करती है तो आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। इस दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी और वित्त विधेयक 2025 में पेंशनर्स के लिए संभावित नुकसान जैसे मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के संयोजक गिरीश चतुर्वेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हो सका है। सरकार ने घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। इस देरी से केंद्रीय कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स में नाराजगी बढ़ रही है। बताया कि प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर 15 जुलाई को प्रदेश के सभी जनपदों में धरना प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। हम लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने एक जो वित्त विधेयक पास किया, उस वित्त विधेयक में हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां डाल रखी हैं जिसमें विभेद नीति वो करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि 1982 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दिया था कि जितने रिटायर कर्मचारी हैं उनको कार्यरत कर्मचारियों की भांति डीए और पेंशन की व्यवस्था दी जाए। हम यह भी जानते हैं कि उसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जो 86 में 4th पे कमीशन आया और 96 में जो 5th पे कमीशन आया, 2006 में जो 6 पे कमीशन आया, 2016 में जो 7th पे कमीशन आया, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता रहा। आज की तारीख में हमारे लगभग 1 करोड़ कर्मचारी पूरे देश के अंदर कार्यरत हैं। हमारी संख्या लगभग 60 लाख पेंशनरों की है, लेकिन जो 1 अप्रैल 2025 को शासनादेश रिलीज किया गया है उसमें इस आशय की व्यवस्था प्रदान कर दी गई है कि हम इसमें भेद नीति करना चाहते हैं और हमारे भेद नीति का हमें अधिकार रहा। यद्यप सुप्रीम कोर्ट ने 82 में इसको डिफाइन कर दिया था, इसके बाद भी सरकार जोर ज़बरदस्ती हम कर्मचारियों और पेंशनरों का शोषण करना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि जो व्यवस्था हमारी 82 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और जो हमारे विगत ये पेंशन ये वेतन आयोग में जो व्यवस्था 86 में थी, 96 में थी, 2006 में थी, 2016 में थी, वही आगे भी अनवरत लागू रहे। नहीं रहेगा तो आगे क्या करेंगे हम लोग? अब नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। जो हमारे लिए एक मौलिक अधिकार है, जो हमारे लिए संवैधानिक अधिकार है, उसके खिलाफ हम जाएं, उसके साथ जाएंगे। एमएसपी को कानूनी गारंटी, ऋण माफी, निजीकरण बंद किए जाने सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर किसानों ने अपना आंदोलन फिर से शुरू कर दिया है। सितंबर और अगस्त में प्रस्तावित अपने आंदोलन को लेकर किसान सभा ने मंगलवार को जिला कौंसिल की बैठक बुलाई और उसमें आगे की रणनीति तय की। इस दौरान उत्तर प्रदेश किसान सभा ने अपनी मांगों के समर्थन में देश भर में 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस को कॉरपोरेट्स भारत छोड़ो दिवस के रूप में मनाने का भी आह्वान किया। राष्ट्रपति को प्रेषित अपने ज्ञापन के जरिए सभा ने मांग की है कि भारत को विश्व व्यापार संगठन से बाहर आना चाहिए और बहुराष्ट्रीय निगमों को कृषि क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसानों की मांगों में सभी फसलों के लिए सुनिश्चित खरीद के साथ C2+50% फॉर्मूले पर आधारित कानूनी रूप से गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुनिश्चित करना, बिजली क्षेत्र का निजीकरण नहीं करना और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लागू नहीं करना, किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले सभी परिवारों को मुआवजा देना और किसान आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को वापस लेना शामिल है। इसके साथ ही साथ आंदोलन के दौरान सभी फसलों के लिए व्यापक बीमा कवरेज, सभी किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए 10,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान किया जाना भी उनकी मांगों का हिस्सा रहेगा। प्रदेश भर में और देश भर में आंदोलन चलाना है। किसानों के सवालों को लेकर के MSP की गारंटी, किसानों के कर्ज माफ़ी, बिजली कटौती, बिजली का निजीकरण न किया जा, MSP की गारंटी, इन सब सवालों को लेकर आंदोलन बड़े पैमाने पर 1 अगस्त से शुरू किया जा रहा है।
20, 21, 22 को हमारी नेशनल काउंसिल है, उसी के परिप्रेक्ष्य में मीटिंग हो रही है कि कैसे हम करेंगे। और 1 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश देश भर में होगा, तो उसी की तैयारी के लिए हर ब्लॉकों में जनसभा होगी और फिर उसके बाद जिला पर प्रदर्शन, एक बड़ा प्रदर्शन होगा। सरकार अगर नहीं मानेगी तो उसके बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन लखनऊ रैली करेंगे। हाँ, लखनऊ रैली के बाद अक्टूबर में ही, और उसके बाद जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसलिए कि हर हालत में जैसे किसान आंदोलन चल रहा था पहले, उसी तरह का एक बड़ा आंदोलन चलेंगे जिससे सरकार ये किसानों की ज़मीन, किसान की संपत्ति विदेशी कंपनियों को न दे। विपणन के माध्यम से किसानों की ज़मीन, किसानों की खेती, कारखानों का निजीकरण, बिजली का निजीकरण, ऐसे देश के और विदेशी पूंजीपतियों को देना चाहती है। इसके विरोध में किसान सभा की आज जिला काउंसिल हो रही है, पूरे प्रदेश में होगी, और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हम लोग चलाएंगे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन AC का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर AC, 1.5 टन 5 स्टार AC, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम AC, 1.8 टन AC, 1.8 टन 5 स्टार AC, 2.2 टन AC, 2.5 टन AC, 2.60 टन AC, टावर AC, कैसेट AC, BRB AC और टेबल AC उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी AC पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा।